मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड में जलप्रपात। जलप्रपात को हम लोग झरना भी कहते हैं और यह वीडियो जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका लगभग 60 जलप्रपात है, जिसमें से 30 के अराउंड जो है वो इम्पोर्टेंट है और बाकी जो है सप्लीमेंट की तरह आप लोग यूज कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी को बढ़ा देता है। तो इसमें हम लोग मेनली प्रमुख जलप्रपात और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में कुछ खास इस तरह के कंसेप्ट तो होने वाले नहीं है। इसमें मेरा मेन फोकस जो है वो आप लोगों को याद कराने से होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम लोग एक एक ज़िला करके जितने भी जलप्रपात होंगे सब देख लेते हैं। सबसे पहला ज़िला है लातेहार, और लातेहार में आपका 8 जलप्रपात है। पहला है आपका बूढ़ा घाघ, अपर घाघरी, फिर लोअर घाघरी, सुकई घाघरी और गौतम घाघ। तो आप लोग देख सकते हैं सब में ये घाघ जो शब्द है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो जिस जलप्रपात के नाम में घाघ रहेगा वो आपका आंसर जो है वो लातेहार हो जाएगा। साथ ही साथ 3 और है, मिर्चैया, कांती और डाटम पाटम। डाटम पाटम को ऐसे याद रखा जा सकता है कि पहले हम लोग डांट पीट करके कोशिश करते हैं मनाने का, अगर इसके बाद भी नहीं मानता है कोई तो फिर हम लोग लात का उपयोग करते हैं। तो लात से लातेहार हो गया और इधर डाटम पाटम हो गया। और बाकी ये 5 जो है इसमें तो आप देख ही रहे हैं सभी में घाघ है। तो आप याद रखिएगा एक चीज़ कि घाघ जिस जलप्रपात के नाम में हो उसका आंसर जो है लातेहार होगा। और ये 2 है मिर्चैया और कांती, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा चाहे जैसे भी याद रखें। मिर्चैया और कांती जलप्रपात जो है वो भी लातेहार में है। जलप्रपात से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन है वो संबंधित जिला से या फिर उसके ऊंचाई से पूछ ली जाती है, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो वो पूछा जाता है, और इससे बाहर और कुछ नहीं पूछा जाता। तो इस तरह से हम लोग जो 8 लातेहार में जो 8 जलप्रपात है तो वो देख लिए कि जिसके अंत में या जिसके बीच में घाघ शब्द रहे तो वो लातेहार का हो जाएगा। साथ ही साथ लातेहार में लात है, अगर डांटने और पीटने से काम नहीं चलता तो हम लोग लात का उपयोग करते हैं, तो लातेहार। और मिर्चैया और कांती। चलिए अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो पहला है जैसे बूढ़ा घाघ। तो बूढ़ा घाघ का दूसरा नाम है लोधा घाघ, लोधा या फिर लोध। तो ये नाम आप देख लीजिए सब सिमिलर टाइप का है। बूढ़ा घाघ और लोधा घाघ एक जैसा है, और लोधा घाघ से ही तोड़ के लोधा बना दिया, फिर लोध बना दिया। तो ये जलप्रपात जो है वो लातेहार में है। इसका जो ऊंचाई है ये आपको याद रखना पड़ेगा, 143 मीटर और 469 फीट। तो ये 4 आपका यहाँ चला गया, 3 दूनी 6 हो गया, और फिर 3 तिया 9 हो गया। तो ये मीटर में याद रख लीजिएगा और इसे फीट में याद रख लीजिएगा। ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात जो है ये बूढ़ा नदी पर है, और बूढ़ा नदी के बारे में हम लोग पिछले नदी वाले चैप्टर में देख चुके थे कि बूढ़ा नदी जो है वो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और एक बार रिपीट करते हैं उत्तरी कोयल के बारे में। तो उत्तरी कोयल जो है वो गुमला के कुटवा गांव से उद्गम होता है इसका, और उत्तरी कोयल नदी में कुटकू बांध अथवा मंडल बांध का निर्माण किया गया है। मंडल नामक जगह है इसलिए इसका नाम कुटकू बांध के अलावा मंडल बांध भी है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका शिलान्यास जो है वो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और ये कुटकू बांध जो है ये लातेहार जिला में अवस्थित है। उत्तरी कोयल की जो सहायक नदियाँ हैं 3 सहायक नदियाँ, औरंगा, अमानत और बूढ़ा। तो ये जो जलप्रपात है बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये उत्तरी कोयल के सहायक नदी बूढ़ा नदी पर ही अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 143 मीटर और 469 फीट। मीटर में कह ले इतना और फीट में कर ले तो 469 फीट। और उत्तरी कोयल की जो मुहाना है वो है सोन नदी, और सोन नदी की लंबाई जो है हम लोग पिछले क्लास में ये चीज़ देखे थे। सोन नदी याद करने का जो ये 784 किलोमीटर है। तो हम लोग ऐसे याद रखे थे कि सोन नदी जो है मुस्लिम से रिलेट कर दिए थे किसी भी प्रकार से, और उनका जो पवित्र नंबर है वो
786 है, तो 786 के करीब नंबर है 784 किलोमीटर। तो मेन हमारे यहाँ पढ़ना था बूढ़ाघाघ जलप्रपात, जो कि लातेहार में है, जिसकी ऊंचाई जो है 143 मीटर या फिर 469 फीट है, और ये बूढ़ा नदी पर अवस्थित है, जो कि उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और इस जलप्रपात का जो सबसे गहरा स्थान है वह है चीतीदाह। अब हम लोग देखते हैं ऊपरी घाघरी या फिर इसे हम लोग अपर घाघरी भी बोलते हैं, ऊपरी घाघरी या फिर अपर घाघरी। इसी तरह है निचला घाघरी या फिर लोअर घाघरी, तो दोनों में ही घाघ है, तो आप समझ जाइए लातेहार है इसका। और इसकी ऊंचाई जो है वो 43 मीटर और 140 फीट है। और यह जलप्रपात जो है वो नेतरहाट में, लातेहार के नेतरहाट में घाघरी नदी पर अवस्थित है। जैसा कि नाम है ऊपरी घाघरी, तो ये घाघरी नदी पर अवस्थित है। साथ ही साथ लोअर घाघरी जो है वो भी घाघरी नदी पर ही अवस्थित है, और ये घाघरी नदी जो है वो नेतरहाट में है। और ऊपरी घाघरी से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि इसका जो ब्रिटिश काल में नाम रहा है वह है भैंस बोरवा। ऐसा इसलिए नाम पड़ा क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ पे भैंसों की, मतलब बड़ी भैंसों की स्नान कराई जाती थी। अगर लोअर घाघरी की बात करें तो ये भी नेतरहाट के घाघरी नदी पर है, और इसकी ऊंचाई जो है वो 30 मीटर या फिर 100 फीट है। इन दोनों की ऊंचाई आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, और अपर घाघरी और लोअर घाघरा की आपको सिर्फ याद रखना है बूढ़ा घाघ की, जो कि 143 मीटर और 469 फीट है। अपर घाघरी से अगर याद रखा जा सकता है तो इसे कि इसका दूसरा जो नाम है वो भैंस बरवा है। तो भैंस में भैंस देखिए सब, तो यहाँ पे भैंसों का स्नान कराया जाता था गर्मी के दिनों में, इसलिए ब्रिटिश काल में ये नाम रखा गया इसका। अब आता है सुकई घाघरी, तो इसमें भी देखिए घाघ है, तो ये लातेहार जिला में होगा, और ये महुआ डांड प्रखंड में। हालांकि आपको प्रखंड का नाम याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या है कि महुआ डांड प्रखंड में यह जलाशय 250 से 300 फीट की ऊंचाई से गिरती है, और ये छोटे जलाशय का निर्माण करती है, और फिर आगे जा कर के ये बूढ़ा नदी में मिल जाती है। सुकई घाघरी से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सिर्फ यही है कि ये कौन से ज़िला में आता है, तो आंसर है लातेहार। इससे ज़्यादा आपको याद रखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बस 1 से 2 बार आप इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है ये सब पढ़ लीजिएगा, याद रहे तो ठीक, और नहीं याद रहे तो भी ठीक। फिर आता है आपका गौतम घाघ, तो इसमें भी आपका देखिए घाघ है, तो लातेहार जिला हो जाएगा। और ये भी जो है वो महुआ डांड प्रखंड में है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 36 मीटर और 120 फीट है। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ इसका जिला याद रखना है। अब आता है मिर्चैया, कांती और डाटम पाटम। तो डाटम पाटम को हम लोग कैसे याद किए थे? अगर डांटने से और पीटने से काम नहीं चलता है तो हम लोग लात का उपयोग करेंगे। और मिर्चैया और कांती ये भी लातेहार जिला में है। अगर प्रखंड के रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा ये चीज़ कि लातेहार में मेनली बस 2 प्रखंड है, एक महुआ डांड और गारू। तो ऑप्शन में दोनों में से जो भी दिखे आप वो टिक कर दीजिएगा, या तो महुआ डांड या तो फिर गारू, वही आंसर हो जाएगा आपका। आप एज इट इज़ याद रखने की कोशिश इसको नहीं करिएगा। अब आता है गढ़वा जिला में अवस्थित जलप्रपात। तो इसमें आपका 6 जलप्रपात है, गुरसिंधु, बलचोरा, सुखलदरी, गूंगाझंझ, हेसातु, सतबहिनी। अब इसे कैसे याद रखा जाए इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बलचोरा है, तो ये यहाँ पे चोर है। अब अगर चोर को पकड़ लिया जाए तो उसे क्या करेंगे हम लोग? गड्ढे में धकेल देंगे। फिर आता है सूखलदरी। तो सूखलदरी, यहाँ पे एक शब्द है सूखल, मतलब सूख गया। क्या सूख गया? गड्ढा में जो है बरसात के समय में पानी भर गया था, तो वो गड्ढा जो है वो सूख गया है। अब यहाँ पे जैसे गूंगा झंझ, तो गूंगा शब्द याद रखिएगा, तो गूंगा, अंधा, बहरा। तो ये आप जब भी ये गूंगा झंझ जलप्रपात का नाम आता है तो मन में ये चीज़ लाइएगा कि गूंगा के साथ बहरा और फिर अंधा। तो अंधा आदमी अगर मान लीजिए रोड में चल रहा है और अगर बीच में गड्ढा आपका आ जाए तो क्या हो जाएगा? उस गड्ढे में गिर जाएगा। तो गूंगा, बहरा और अंधा आदमी जो है वो गड्ढे में आसानी से गिर सकता है। तो आप याद रखिएगा गढ़वा जिला। फिर आता है हेसातु और सतबहिनी। तो देखिए हेसातु और सतबहिनी
लगभग एक जैसा उच्चारण भी लगता है, सातु सतबहिनी। लास्ट में देखिए हेसातु का सातु सतबहिनी। तो हेसातु और सतबहिनी जो है ये आपका गढ़वा जिला में है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो पुराने समय में 7 बहन हुआ करती थी और ये सातों बहनों का रहने के लिए घर नहीं था। तो घर नहीं था तो ये कहाँ रहते थे, एक गड्ढे में रहते थे। आप इस तरह से स्टोरी बना लीजिए इन दोनों का, हेसातु और सतबहिनी का। सतबहिनी से स्टोरी बनेगा और हेसातु जो है वो सतबहिनी के साथ अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। तो हेसातु और सतबहिनी जो है वो गढ़वा नदी पर गढ़वा जिले में है। और लास्ट है आपका गुरसिंधु। तो गुरसिंधु आप लोग अपने से याद रख लीजिएगा कि ये गढ़वा जिले में है। ऐसे भी देख सकते हैं, गुरसिंधु में शुरुआत शब्द जो है गौ है और गढ़वा में भी गौ है। और ये गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी एक साथ भी आप लोग याद रख सकते हैं। गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी 3 से 4 बार रिपीट करिएगा इसको, गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी। तो ये जो है गढ़वा नदी पर है, गढ़वा जिले में है और कन्हर नदी पर है। और सतबहिनी जो है वो सतबहिनी नदी पर है। कन्हर नदी से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, तो इसका उद्गम जो होता है वो छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में है और ये अदर स्टेट से झारखंड में प्रवेश करती है। तो ये प्रवेश करती है गढ़वा जिले में और गढ़वा जिले के भंडरिया प्रखंड में। यही चीज़ 7th JPSC के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि कन्हर नदी जो है वो झारखंड के गढ़वा जिले में जब प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है, तो आंसर है भंडरिया प्रखंड। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आते हैं। आप अगर ये सब क्वेश्चन को फोकस करके अगर तैयारी करने लगे तो आपका तैयारी जो है बहुत ज़्यादा ट्रैक से हट जाएगा। इसलिए कभी भी इस तरह से तैयारी नहीं करना है। अगर इसका प्रखंड पूछा तो बाहर का एक नदी क्या है, सोन नदी। तो सोन नदी जब प्रवेश करती है तो सोन नदी जो है वो भी बाहर से प्रवेश करती है झारखंड में। तो खरोंधी प्रखंड और जो जगह का नाम है वो खोखा गांव, और सोन नदी की बात हो रही है। तो देखिए 100 ख एक जैसा ही दिखता है, खरोंधी प्रखंड और खोखा गांव से। तो आपको अगर प्रखंड याद करना है तो सिर्फ सोन नदी का याद करिए और आपका कन्हर नदी का याद करिए और बाकी का नहीं करिए। फिर आता है आपका पलामू जिला। एक बार रिपीट करते हैं इससे पहले। तो जैसे कि हम लोग लातेहार में अवस्थित जलप्रपात को पढ़े, तो लातेहार में आपका 8 जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ, अपर घाघरी, लोअर घाघरी, सुकई घाघरी और गौतम घाघ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, घाघ शब्द, और साथ ही साथ डाटम पाटम। डाटम पाटम को कैसे याद किए थे, डांटने और पीटने से काम नहीं चलता है तो हम लोग लात का उपयोग करेंगे, मतलब लातेहार। फिर आता है मिर्चिया और कांती, इसको एज इट इज याद रखना है। और फिर हम लोग पढ़े गढ़वा में, तो गुरसिंधु, बलचौरा, सुखलदरी। अगर चोर को पकड़ लिए तो इसको गड्ढे में धकेल देंगे। सुखलदरी सूख गया है, क्या सूख गया है, गड्ढा सूख गया है। गूंगा झंझ, गूंगा बहरा और अंधा। अंधा आदमी जो है अगर मान लीजिए आगे चलता है और गड्ढा रहता है बड़ा सा, और पहली बार अगर वो उस रास्ते में चल रहा है तो वो उस गड्ढे में जरूर गिर जाएंगे। फिर आता है हेसातु और सतबहिनी। तो सातु सतबहिनी एक जैसा है सुनने में। 7 बहन जो है पहले के ज़माने में घर नहीं था तो ये लोग कहाँ रहते थे, तो एक गड्ढे में रहते थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। गुरसिंधु, बलचौरा और सुखलदरी जो है कन्हर नदी में है, और जबकि सतबहिनी जैसा नाम है तो सतबहिनी नदी में है। अगर पलामू जिला की बात करें तो पलामू जिला में एक ही जलप्रपात है, कुंड जलप्रपात, जो कि हुसैनाबाद प्रखंड में है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, कुंड पलामू, कुंड पलामू। अब आता है रांची के जलप्रपात। तो रांची में आपके 6 जलप्रपात है, हुंडरू, दसम, जोन्हा, सोनवा, सीता और तीरू। अब इन जलप्रपातों को याद रखने की कोशिश करेंगे। हुंडरू, दसम, जोन्हा, इन तीनों को एक साथ आप याद रखिए। हुंडरू, दसम, जोन्हा, हुंडरू, दसम, जोन्हा, ये रांची के जलप्रपात है। अब जितने भी जलप्रपात पढ़ेंगे इसमें से जो फेमस जलप्रपात है वो आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात है, और उसके बाद हुंडरू, दसम, जोन्हा, ये 3 जलप्रपात जो है मतलब ये 4 जलप्रपात जो है सबसे फेमस है। तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो है वो आपका लातेहार में हो गया, और हुंडरू, दसम और जोन्हा जलप्रपात है वो रांची में हो गया। फिर आता है सोनवा, सीता, तीरू। एक साथ इनको याद रखिएगा 3-3 के सीक्वेंस में, हुंडरू, दसम, जोन्हा और सोनवा, सीता और तीरू। ये सोनवा, सोता, तीरू ये भी रांची में है आपका। तो अब एक एक करके इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते चलते हैं हम लोग।
तो सबसे पहला जो है वो हुंड्रू है। तो ये सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, मतलब कि पहला तो हो गया आपका बूढ़ाघाघ जलप्रपात जो कि आपका 143 मीटर और 469 फीट था ऊंचाई में। सेकंड जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपका हुंड्रू है। हुंड्रू रांची के स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी के बारे में हम लोग पढ़े थे कि स्वर्णरेखा नदी जो है वो रांची के नगरी क्षेत्र से निकलती है। और हुंड्रू जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है आपका 98 मीटर या फिर 322 फीट। तो अगर आपको बूढ़ाघाघ जलप्रपात की ऊंचाई अगर याद रहती है तो आप इजीली हुंड्रू जलप्रपात की भी ऊंचाई याद कर सकते हैं। जैसे बूढ़ाघाघ का 143 है और इसमें आप इसमें भी 5 ऐड करिए तो ये 8 हो जाएगा, इसमें भी 5 ऐड करिए तो ये 9 हो जाएगा। तो ये 98 मीटर जो है वो आपका हुंड्रू जलप्रपात है। अब याद रखिएगा बूढ़ाघाघ जलप्रपात का जो लास्ट का 2 डिजिट है उसमें 5 ऐड कर देना है, 98 मीटर हो जाएगा आंसर। और 322 फीट को कैसे याद रखा जाए, तो चूँकि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो आपका सेकंड हाईएस्ट जलप्रपात है, इसलिए सेकंड दो बार 2 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप आंसर के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं। हुंड्रू जलप्रपात से याद रखिएगा कि ये स्वर्णरेखा नदी पर है और इस जलप्रपात के निकट आपका स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित किया गया है। तो आपको 65 मेगावाट नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपका हुंड्रू जलप्रपात के निकट चलाई गई है। अब आता है आपका दसम। तो जैसा नाम है दसम, दसम को आपको दसोंग या फिर दासंग या फिर दासोम, तो चारों जो नाम है ये लगभग एक जैसे ही है। तो आप इसको सिर्फ याद रखिएगा दसम जलप्रपात। और ये कहाँ पे है, दसम जो है वो कांची नदी पर है। इसकी ऊंचाई जो है वो है 44 मीटर या फिर 144 फीट। तो एक बार रिपीट करते हैं, बूढ़ाघाघ जो जलप्रपात है वो 143 मीटर या फिर 469 फीट। उसके बाद हम लोग पढ़े हुंड्रू जलप्रपात की, तो वो 98 मीटर, इसमें भी 5 जोड़ दिए थे और इसमें भी 5 जोड़ दिए थे। और सेकंड नंबर की है इसलिए 2 को 2 बार लिखते हैं और फिर 3, ये फीट में और ये मीटर में। और फिर आता है आपका दसम। तो दसम जलप्रपात जो है वो 44 मीटर और 144 फीट। दसम जलप्रपात का नाम हालांकि दसम इसलिए पड़ा क्योंकि गिरने के बाद यह जलप्रपात 10 धाराओं में विभाजित हो जाती है, तो इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात बना है। और इसका उपनाम जो है वो है दासोम, जिसका मुंडारी भाषा में अर्थ होता है पानी का जमाव। फिर है आपका जोन्हा जलप्रपात, जिसको हम लोग गौतम धारा जलप्रपात भी कहते हैं। और जो जोन्हा जलप्रपात की जो ऊंचाई है वह है 43 मीटर या फिर 141 फीट और यह है राढ़ू नदी पर। चूँकि गौतम ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध जी ने इस नदी पर इस जलप्रपात में स्नान किया था, इसलिए इस जलप्रपात का जो दूसरा नाम है वो है गौतम धारा जलप्रपात। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि गौतम धारा जलप्रपात किसका नाम है, तो जोन्हा जलप्रपात का ही दूसरा नाम जो है वो गौतम जलप्रपात है। और इस जलप्रपात के निकट में एक बुद्ध जी की एक मंदिर का भी निर्माण किया गया है। यह जलप्रपात जो है एक लटकती हुई घाटी का एग्जाम्पल है, मतलब हैंगिंग वैली का उदाहरण है। अब ये हैंगिंग वैली क्या होता है, तो अगर जलप्रपात की जो ऊंचाई है, अगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी घाटी की ऊंचाई जो है मुख्य घाटी से अधिक होती है तो वो लटकती हुई घाटी के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे जोन्हा जलप्रपात के कारण जोन्हा जलप्रपात जो है वो लटकती हुई घाटी का एग्जाम्पल है। और आप लोग टाइप्स ऑफ वैलीज जो है वो आप लोग जियोग्राफी में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि जोन्हा जलप्रपात या फिर गौतम धारा जलप्रपात जो है वो राढ़ू नदी पर है और यहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने स्नान किया था, इसलिए इसके निकट में गौतम बुद्ध की एक मंदिर का निर्माण किया गया है और यह जो है लटकती हुई घाटी का एग्जाम्पल है। अगर डेटा को देखिए तो दसम जलप्रपात जो है वह 44 मीटर 144 फीट। दसम के बाद आपका जोन्हा जलप्रपात 44 के बहुत आसपास 43 मीटर और 141 फीट। अगर सीता जलप्रपात की बात करें तो वो दसम जलप्रपात के ही बराबर है। और अपर घाघरी जो जलप्रपात है
वो आपका जोन्हा जलप्रपात के बराबर है। तो ये चीज़ जो है बराबर वाले को भी आप याद रख सकते हैं। दसम का आप लोग जैसे याद रखिए इस चीज़ को, दसम जलप्रपात को, और जोन्हा जो है इससे एक कम कर दीजिए बस, तो जोन्हा जलप्रपात याद हो गया। और अगर जोन्हा जलप्रपात याद हो गया तो आपका अपर घाघरी याद हो जाएगा, और अगर दसम याद है तो आपको सीता याद हो जाएगा। मतलब कि दसम जलप्रपात याद करने से आपका 4 जलप्रपात की ऊंचाई याद हो जाएगी। तो आप लोग दसम जलप्रपात को याद रख लीजिए। फिर आता है सोनवा जलप्रपात और सीता जलप्रपात। तो सोनवा जलप्रपात इम्पोर्टेंट क्या है, रांची में है, और सीता जो है वो भी आपका रांची में है। ये अनगढ़ा प्रखंड में आता है आपका सोनवा जलप्रपात, लेकिन इतना याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीता जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 44 मीटर और 144 फीट, मतलब ये दसम की तरह ही, दसम के ही इतने की हाइट है इसकी। और जोन्हा और आपका अपर घाघरी 43 मीटर की ऊंचाई है। और सीता जलप्रपात का नाम सीता इसलिए है क्योंकि इस जलप्रपात के निकट जो है माँ सीता का मंदिर है, इसलिए इसका नाम सीता जलप्रपात रखा गया है। और ये राढ़ू नदी पर ही है, राढ़ू नदी पर ही आपका और एक जलप्रपात है जोन्हा जलप्रपात, तो इसे आपका जोन्हा जलप्रपात की बहन भी कहा जाता है। तो सीता जलप्रपात आपका 44 मीटर, जबकि जोन्हा जलप्रपात जो है वो 43 मीटर। और आपका तीरू जलप्रपात जो है वो रांची में, तीरू रांची, सोनवा सीता तीरू। और आपका हुंड्रू जोन्हा, हुंड्रू दसम जोन्हा। अब हम लोग खूंटी जिला में अवस्थित जलप्रपात को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 5 जलप्रपात है, पंचघाघ, पेरवा घाघ, रानी, पंगुरा और रिमिक्स। तो हम लोग लातेहार जिला में जो जलप्रपात थे उनको याद किए थे कि घाघ जो है उससे आप लोग याद रख लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए कन्फ्यूज़ करने वाली बात है, तो आप एक एक्सेप्शन साथ में याद करिए कि अगर घाघ देख के हम लोग लातेहार टिक करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये अगर पंच शब्द है या फिर अगर प आ गया शब्द के शुरू में तो उसका आंसर जो है वो खूंटी हो जाएगा। और आपका सिमडेगा में भी आपका घाघ करके मिलेगा, केला घाघ और एक है केला घाघ और सूगा काटा घाघ, तो इसको भी हम याद रखवा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। फिर गुमला में भी आपका एक देखिए घाघ करके सदनी घाघ और प्रेमा घाघ, इसको भी याद करवाएंगे। मतलब अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है कि अगर कोई जलप्रपात है और उसमें अगर घाघ शब्द है तो वो लातेहार का होगा। एक्सेप्शन यही है, अगर वो प से शुरू हुआ है तो उसका आंसर जो है वो खूंटी हो जाएगा। तो पंचघाघ और पेरवा घाघ, तो ये दोनों चला गया खूंटी जिला में। फिर आता है रानी, पंगुरा और रिमिक्स, तो ये आपका खूंटी जलप्रपात, सॉरी खूंटी जिला। अब यहाँ देखिए रानी, पंगुरा और रिमिक्स, तो रानी और रिमिक्स दोनों में ही रॉ शब्द है। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये खूंटी जो है वो आपका एक शब्द अगर याद रख सके तो काफ़ी इजी हो जाएगा, रानी का पेड़, तो रानी से आपका रानी हो जाएगा, पे से प से आपका पंचघाघ और पेरवा घाघ हो जाएगा, और रॉ से आपका रिमिक्स हो जाएगा। और पेड़ से ही तो लोग पंगु होते हैं, तो पेड़ और पंगु एक जैसे होंगे। तो अगर ये लाइन अगर आप याद रख सकते हैं खूंटी से, जब भी खूंटी जिला का जलप्रपात तो रानी का पेड़, तो आपका ये पांचों कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लातेहार का हम लोग याद किए थे घाघ देख करके, और एक्सेप्शन के तौर पे हम लोग याद रखेंगे प, अगर शुरू जलप्रपात का नाम अगर प से शुरू होता है तो वो आपका खूंटी में होगा। और बाकी रानी, पंगुरा और रिमिक्स को आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, जैसे पंचघाघ, इसको पंचगढ़ भी बोलते हैं। अब जैसे वहाँ पे दसम जलप्रपात पढ़े थे रांची में, तो दसम जलप्रपात जो है गिरने के बाद 10 भागों में विभक्त हो जाती है। सेम यहाँ पे है कि ऊंचाई से गिरते समय ये 5 धाराओं में विभक्त हो जाती है, इसलिए इसका नाम पंचघाघ है। और पंचगढ़ एक ही है, पंचगढ़ इसका उपनाम है, यह बनाई नदी पर है। फिर आता है पेरवा घाघ, पेरवा घाघ खूंटी जिला में, रानी जो है वो खूंटी जिला में है, इसमें याद रखिएगा तजना नदी पर है। और तजना नदी से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसी नदी के किनारे जो है असुर जनजाति के साक्ष्य मिले हैं। और पंगुरा जो है वो ईटी नदी पर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और रिमिक्स जो है वो भी खूंटी जिले में। तो यहाँ मेनली आपको जिला याद रखना है, और ज़्यादा किस नदी पर है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले का रखना है।
कितनी ऊंचाई है वो भी सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले का रखना है। मतलब इम्पोर्टेंट का मतलब ये है जो फेमस है ज़्यादा, या फिर करंट, उस समय कोई करंट में कोई घटना घट जाता है तो वो इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि जितने भी जलप्रपात हैं सबका आप ऊंचाई याद रखते चले, वो जो कि संभव भी नहीं है। तो आप सीधा सीधा जिला याद रखिए, और जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है या फिर एग्ज़ाम के दौरान कुछ करंट घटना वहाँ पे घटित हो जाती है तो वो आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बस वैसे ही जलप्रपात का आपको ऊंचाई याद रखनी है और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी। फिर आता है लोहरदगा। लोहरदगा में आपका 3 जलप्रपात है, लावा पानी, घरघरिया और निंदी। अब इनको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए घरघरिया, घरघरिया हम लोग किसको बोलते हैं, कुआं में पानी जो उठाते समय घिरनी का जो उपयोग होता है उसको हम लोग घरघरिया या फिर घरघरी भी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो आप उसे याद रख सकते हैं घरघरिया। और घरघरिया किससे किससे बनता है, लोहे का बना हुआ होता है, तो लोहरदगा। अब फिर आता है लावा पानी और निंदी। तो लावा पानी को कैसे याद रखिएगा, तो हम लोग वहाँ पे लावालोंग वन्य जीव अभयारण्य याद रखे थे जो कि चतरा में है, तो उसको याद रखे थे लावा, लावा मतलब खतरा, खतरा मतलब चतरा, तो उसको लावालोंग को वहाँ पे ऐसे याद रखे थे। लेकिन यहाँ पे लावा पानी है, देखिए लावा जो है वो बहुत गर्म, और पानी जो है क्या किया उसके गर्मी में दगा दे दिया। मतलब ये जो लावा जो है, लावा में अगर पानी गिर जाए तो लावा जो है ठंडा पड़ जाएगा, मतलब लावा का जो विशेषता है वो खत्म हो जाएगा, मतलब पानी जो है इसको दगा दे रहा है, तो लोहरदगा हो जाएगा। और फिर आता है निंदी। निंदी को आप लोग डायरेक्ट याद रख लीजिए कि ये लोहरदगा जिले में है। तो लावा पानी से इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि यह जलप्रपात जो है ये आगे जा कर के गला नदी का निर्माण करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, तो आपको उतनी याद भी नहीं रखनी है, बस 1 से 2 बार आप पढ़ लीजिए कि लावा पानी जलप्रपात जो है लोहरदगा जिले में है और ये जो है वो गला नदी का निर्माण करती है। घरघरिया जो है ये भी आपका लोहरदगा में है। घरघरी किससे बनता है, लोहे से बनता है। घरघरी से याद रखिए घिरनी, घिरनी जो है लोहे से बनता है। इसकी विशेषता क्या है कि ये पाट क्षेत्र के तलहटी में स्थित है। और निंदी से इम्पोर्टेंट कोई भी फैक्ट नहीं है, तो ये अच्छी बात है हम लोग के लिए। फिर आता है गुमला। गुमला में आपका 5 जलप्रपात है, हेपाद, नागफनी, सदनी या फिर सदनी घाघ, प्रेमा घाघ और शेरका। तो यहाँ पे भी देखिए घाघ शब्द है, आप इससे कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। घाघ के लिए हम लोग बताए हुए हैं कि लातेहार होगा आंसर, लेकिन अगर शुरू में प है तो वो कहाँ चला जाएगा, खूंटी में। तो प से क्या क्या था आपका, पंचघाघ, पंचघाघ और पेरवा घाघ। अब यहाँ पे इसको गुमला याद रखने की जो उपाय है वो देखिए, गुमला मतलब गुम हो जाना, ऐसे याद रखिए गुमला। तो गुमला में जो पहला शब्द है वो गुम है, तो गुम हो जाना। तो सदनी, सदनी से याद रखिए सीधा साधा आदमी, या फिर सदनी घाघ में भी याद रखिए सीधा साधा आदमी। तो सीधा साधा आदमी का क्या हो रहा है, धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं। तो कम होते जा रहे हैं मतलब सीधा साधा आदमी गुम होते जा रहे हैं। फिर आता है नागफेनी। अगर नाग सांप किसी को काट ले या फिर डस ले तो क्या वो वहीं पे रहेगा, वो काट के वो भी गुम हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। और आजकल जो है वो सीधा साधा आदमी का भी और प्रेम का भी जो है वो कमी होने लगा है, मतलब इनका भी, ये भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, मतलब गुम हो रहे हैं। और साथ ही साथ शेर का, शेर का में क्या है, शेर, तो शेर की भी कमी होती जा रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे शेर है, प्रेम है, सीधा साधा आदमी है और नाग है, ये चारों जो है ये धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, मतलब ये धीरे धीरे गुम होते जा रहे हैं। गुम से मतलब गुमला। और हेपाद को आप लोग डायरेक्ट याद रखिए गुमला। हेपाद जो है वो गुमला ज़िले में है और इसका जो उद्गम स्थल है, इसका जो मतलब ये अवस्थित है वो है घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर। तो आपको सिर्फ याद रखना है घाघरा नदी। और फिर आता है नागफेनी। नागफेनी जो है वो शंख नदी पर है। हम लोग जैसे नाग में मणि सुनते थे, नागमणि, तो अब ये नाग में शंख सुनिए, मणि नहीं है, मणि नाम का कोई नदी ही नहीं है, तो नाग और शंख रिलेट कर लीजिए। और सदनी जो है वो शंख नदी पर, सदनी शंख। और इसकी विशेषता क्या है कि ये सदनी नदी जो है ये सर्पाकार है। आप गलती से भी नागफेनी को सर्पाकार नहीं कर दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो सदनी को डायरेक्ट याद रखिएगा कि सदनी जो है वो सर्पाकार है, न कि नागफेनी। शंख नदी से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो आप देख लीजिए कि शंख नदी जो है वो गुमला के चैनपुर जिले से, चैनपुर से निकलती है
और इसका जो मुहाना है वो दक्षिण कोयल है, मतलब दक्षिण कोयल की सहायक नदी है शंख नदी। और इसकी जो लंबाई है वो 240 किलोमीटर। और शंख का उपयोग कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं। तो ब्राह्मण 240 का दोगुना 480 किलोमीटर। और ब्राह्मणी नदी जो है वो दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। दूध का भी उपयोग पूजा पाठ में कौन करते हैं? तो ब्राह्मण करते हैं। और मुहाना जो है वो कहाँ है? हुगली नदी पर है। प्रेमा घाट को भी याद किए, प्रेम का भी धीरे धीरे लोप हो रहा है, मतलब गुम हो रहा है। और शेर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? गुम हो रहा है। तो बस हो गया ये गुमला के भी 5 जलप्रपात। फिर आता है आपका सिमडेगा। सिमडेगा के 2 जलप्रपात है, केला घाघ और सूगा काटा घाघ। तो सिमडेगा में अगर इसे याद रखिएगा तो कैसे याद रखिएगा? सिमडेगा, सिमडेगा देखिए, सीम एक सब्जी है, सेम भी बोलते हैं इसको, सीम या सेम जो भी कह लीजिए। केला भी एक सब्जी है, देखिए कच्चा केला का भी सब्जी बनाया जाता है। और सूगा काटा पता नहीं कोई खाता है कि नहीं, लेकिन मुर्गा काट के तो सब खाते हैं, तो मुर्गा काट के खाते हैं, यहाँ पे सूगा काट के खा जाइए। तो ये सीम, केला और सूगा, ये तीनों ही जो है, अब जब सूगा काट लिए तो ये मुर्गा जैसे समझ लीजिए इसको, मतलब सूगा की जगह मुर्गा रख दीजिए, बस सीधा सा बात है। तो ये तीनों जो है हम लोग खाते हैं, तो ये सिमडेगा। अब आता है चतरा में आपके 6 जलप्रपात है। आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ जिला याद रखना है, गोवा, तमासीन, मालूदा, डुमेर सुमेर, खोवा, बनारू और केरीदा। अगर मान लीजिए 2 लोग मिल जाए तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? खतरा हो जाएगा, खतरा से चतरा। तो देखिए दोनों में 2-2 नाम है। ऐसा कोई भी जलप्रपात नहीं है जो इस तरह से 2 नाम से बने होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ डुमेर सुमेर और खोवा बनारू ही है जो 2 नाम से मिले हुए हैं। तो 2 लोग जब भी आएंगे तो आपके लिए खतरा बढ़ जाएगा, खतरा मतलब चतरा। और जब खतरा उत्पन्न हो जाता है तो आपका क्या होता है? तमाशा बनेगा। तो ये तमासीन हो गया। और मालूदा को डायरेक्ट याद रखिए, गोवा को और केरीदा को। ये तीनों जलप्रपात जो है चतरा में है। फिर आता है हजारीबाग में। हजारीबाग में आपका 3 इम्पोर्टेंट जलप्रपात है, सूरजकुंड, बोकारो और घाघरा। तो बोकारो नाम से तो लगता है बोकारो में है, लेकिन इसको आप लोग डायरेक्ट इसको रट लीजिए कि बोकारो जो है वो हजारीबाग में है, ना कि बोकारो नदी जो है वो आपका बोकारो में है, लेकिन बोकारो जलप्रपात जो है वो आपका हजारीबाग में है। सूरजकुंड को अभी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये जब हम लोग गर्म जलकुंड पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसको पढ़ेंगे, वहाँ से आपको याद हो जाएगा। अब आता है ये घाघरा और बोकारो। तो बोकारो को आपको याद रखना होगा डायरेक्ट। और इस घाघरा जलप्रपात में देखिए यहाँ पे भी घाघ शब्द है, तो इसको आप कैसे याद रखिएगा आप? तो घाघ से रिलेटेड हम लोग जो जो याद किए थे उसको पहले समझिए। घाघ जहाँ देखेंगे उसका आंसर क्या हम लोग लाते? लातेहार। लेकिन अगर पर है जैसे पंचघाघ या फिर पेरवा घाघ, तो वो चीज़ जो है वो कहाँ हो गया? खूंटी जिला। फिर आपका सिमडेगा में केला घाघ और सूगा काटा घाघ और सूगा काटा घाघ। सूगा काटा को हम लोग क्या बोले? मुर्गा काटा। तो मुर्गा, केला, कच्चा केला और सेम, ये तीनों की सब्जी होती है। तो यहाँ से ये तीनों याद कर सकते हैं। अब ये घाघरा, तो आपको ये घाघरा और बोकारो ये दोनों ही आपको डायरेक्ट याद करने होंगे। इसका मेरे पास कोई भी उपाय अभी तक नहीं मिला है। और घाघरा जलप्रपात का विशेषता यही है कि 1952 मतलब आज़ादी के तुरंत बाद, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय यहाँ पे एक बांध का निर्माण किया गया था सिंचाई के लिए। फिर आता है आपका रामगढ़ में 2 जलप्रपात है। तो आप लोग मंदिर वाले चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे रजरप्पा का मंदिर पढ़ेंगे उस समय, तो वो जो दामोदर और भैरवी नदी के संगम में अवस्थित है। और यहीं पे इसी जलप्रपात के निकट आपका रजरप्पा मंदिर भी है। तो ये रजरप्पा, हम लोग रजरप्पा को ऐसे याद रख सकते हैं, राम राज्य, गांधी जी की कल्पना थी राम राज्य की स्थापना, तो वही राम राज्य, रामगढ़ और रजरप्पा। और अगर मान लीजिए कि राम राज्य रहेगी तो सदाबहार रहेगा, मतलब जो 12 महीना है खुशहाली छाई रहेगी, सदाबहार रहेगा। इसका दूसरा नाम है निम्मी झरना। तो आप इस निम्मी झरना, इसका जो उपनाम है, इसको आप किसी भी प्रकार से याद रख लीजिए। आपको ये 2 चीज़ हम बता दिए, राम राज्य और सदाबहार। राम राज्य मतलब रजरप्पा, और सदाबहार मतलब कि अगर राम राज्य रहेगा तो सदाबहार भी रहेगा। फिर आता है कोडरमा। तो कोडरमा में जो है वो सतवागन है।
देखिए सतगवां एक जगह है आपका हजारीबाग, और ये सतगवां नहीं है, ये है सतवागन। और अगर मैप में देखें तो हजारीबाग और कोडरमा जो है वो बिल्कुल आसपास का ज़िला है, मतलब दोनों की बाउंड्री जो है एक दूसरे से टच होती है। तो सतगवां की बात करें तो वो तो हजारीबाग है, लेकिन सतवागन की बात करें तो वो कोडरमा में है। फिर आता है धनबाद। धनबाद में एक ही जलप्रपात है, भटिंडा जलप्रपात। पंजाब वाला भटिंडा जलप्रपात नहीं, ये आपका भटिंडा जलप्रपात धनबाद में भी है। इसका दूसरा नाम जो है वो मुनिडी जलप्रपात भी है। मुनिडी जलप्रपात इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि ये भटिंडा जलप्रपात जो है वो मुनिडी खान के पास में है, और इसके पास जो कतरी नदी प्रवाहित होती है उसी में है। इसे कैसे याद रखिएगा, तो धनबाद में जो बहती है कतरी नदी, धनबाद मतलब धन, अगर आपके जेब में धन रहेगा तो आपका जेब कतर लिया जाएगा, तो जेब कतरा कतर लेता है, तो कतरी नदी और भटिंडा जलप्रपात इसी कतरी नदी पर अवस्थित है। फिर आता है बोकारो। बोकारो ज़िला। बोकारो ज़िले में आपका 3 जलप्रपात है, चंद्रू, बरद पिछरवा और मुचरी नाला। तो अभी तक जितना भी हम लोग जलप्रपात देखें इसमें सबसे ज़बरदस्त नाम जो है यही है, यही दोनों है, बरद पिछरवा और मुचरी नाला। तो ये दोनों जो है वो बोकारो ज़िले में है। आप इसके लिए ये समझ लीजिए कि जितना भी जो सबसे खतरनाक नाम वाला होगा उसका आंसर बोकारो होगा। यहाँ पे ऐसे भी देखिए बोकारो, बोकारो में जो शब्द है बोका मतलब कम बुद्धिमान, तो कम बुद्धिमान जो होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं, और कम बुद्धिमान वाले लोग, कम बुद्धिमान लोगों को मचोड़ दिया जाता है, मचोड़ से मुचरी याद रख लीजिए। तो मुचरी नाला और बरद पिछरवा दोनों जो है बोकारो पर है। मुचरी नाला से संबंधित जो फैक्ट है वो यही है, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा का निर्माण करता है। चंद्रू जलप्रपात बोकारो में अवस्थित है, इसे आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। फिर आता है गिरिडीह। गिरिडीह में उसरी फॉल, उसरी जलप्रपात। तो देखिए उसरी गिरी एक जैसा लगेगा, 2-3 बार आप इसको रिपीट करिए। देखिए उसरी और गिरी, तो उसरी नदी पर ही अवस्थित है, और यहीं पे आपका खंडोली पहाड़ पर अवस्थित है ये, जो कि आपका उसरी नदी जो है वो बराकर नदी की सहायक नदी है। और बराकर नदी जो है वो हजारीबाग के पद्मा से निकलती है, और इसकी ऊंचाई जो है 225 ऊंचाई बोल रहे हैं, इसकी लंबाई जो है 225 किलोमीटर है बराकर नदी की। फिर आता है देवघर। देवघर में एक है बकुलिया। पूर्वी सिंहभूम में है चकुलिया और देवघर में है बकुलिया। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, बकुलिया जो है देवघर में है। और फिर आता है आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित जलप्रपात। तो 3 जलप्रपात है, हिरनी, थाकोरा और लुपुंगटू। इसे भी याद रख सकते हैं हम लोग आराम से। तो आप ऐसे समझिए कि एक हिरन था, अगर हिरनी, थाकोरा और लुपुंगटू, इसको एक साथ आराम से याद रखा जा सकता है कि एक हिरन था, वो भागते भागते थक गया तो वो बेचारा लुटपुटा के गिर गया, तो लुपुंगटू। तो हिरनी, थाकोरा और लुपुंगटू एक साथ याद रखिए। और ये कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम में है। तो ये हिरन जो है वो किधर भाग रही थी, पश्चिम की दिशा की ओर भाग रही थी। आप ऐसे याद रखिए, एक हिरन था जो पश्चिम दिशा की तरफ भाग रही थी, वो थक गया तो थाकोरा, और वो थकने के बाद लटपटा के गिर गया, तो लुपुंगटू। तो ये तीनों जलप्रपात आपका पश्चिम सिंहभूम में हो गया। इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, हिरनी। अब हिरन जो है वो गिरा तो कहाँ गिरा, गरहा या फिर रामगरहा नदी पर। मतलब हिरनी नदी जो है वो आपका गरहा नदी या फिर रामगरहा नदी पर है, और लुपुंगटू जो है वो चाईबासा में, लुपुंगटू गांव में है। फिर आता है आपका पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में आपका 2 जलप्रपात है, एक धारागिरी और आपका घाघरा या घाघ। तो देखिए घाघरा या फिर घाघ जलप्रपात जो है ऊपर में भी हम लोग पढ़े, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कन्फ्यूजन कर रहा है, तो इसे आप मत याद रखिएगा घाघरा को। उधर घाघरा जलप्रपात जो है हम लोग पढ़े थे, रजरप्पा हजारीबाग में है, और यही घाघरा जलप्रपात आपका पूर्वी सिंहभूम में है, तो आपको ये कन्फ्यूज कर देगा। तो अब देख लीजिएगा इसको ठीक से, घाघरा जलप्रपात, एक घाघरा जलप्रपात हजारीबाग में भी है, और सेम नाम का ही जलप्रपात आपका पूर्वी सिंहभूम में भी है।
तो मेरे ख्याल से इसे नहीं याद रखना ही ज़्यादा अच्छा है। फिर आता है सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां में 2 जलप्रपात है, हेसा कोचा और दुरदुरी। इन दोनों जलप्रपात को आप लोग खुद याद करिए। और साहिबगंज जलप्रपात जो है, मोतीझरा जलप्रपात जो है वो साहिबगंज में है। मोती जो है वो कौन पहनेंगे, जो साहब होंगे वही पहनेंगे। तो मोतीझरा जलप्रपात जो है साहिबगंज में है, और साहिबगंज में ही आपका राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसी पहाड़ी में आपका अजय नदी पर अवस्थित है मोतीझरा जलप्रपात, जो कि 46 मीटर या फिर 150 फीट की ऊंचाई पर है। इतनी ऊंचाई की है। तो ये जलप्रपात जो है, जलप्रपात का वीडियो आपका समाप्त होता है। लगभग 80 to 90% जलप्रपात को हम याद करा चुके हैं आप लोग को। थोड़ा 1 से 2 बार आप वीडियो देखने के बाद आपको सारे जलप्रपात लगभग याद हो जाएंगे। और कुछ जलप्रपात जो है जो डायरेक्ट याद करने हैं तो उसे आप लोग को देख लीजिएगा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ये वीडियो, ये इसका कंटेंट जो है वो उड़ान बुक से लिया गया है। झारखंड जीके के लिए बहुत से बुक आपके मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन जेपीएससी निकालने के बाद और फिर अभी पूरा लगभग झारखंड ज्योग्राफी ख़त्म करने के बाद मैं यही बोलूँगा कि मेरा ये पर्सनल राय है मेरा, कि झारखंड जीके पढ़ने के लिए जो सबसे अच्छी किताब है अभी तक, वो आपका उड़ान का ही सार संग्रह है। तो आप लोग एग्ज़ाम में बैठने से पहले कम से कम इस बुक को ज़रूर पढ़ लें। और ऑब्जेक्टिव के लिए एक बुक आई है प्लेथरा ऑफ नॉलेज की, तो प्लेथरा ऑफ नॉलेज की ऑब्जेक्टिव वाली बुक और झारखंड जीके का ये उड़ान का सार संग्रह वाली बुक, ये 2 बुक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और दूसरी कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है। सबसे बेस्ट किताब की बात करें, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किताब अभी तक की उड़ान पब्लिकेशन की सार संग्रह है, जिससे कि ये कंटेंट लिया गया है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट एक वीडियो और आएगी आपका, और फिर आपका झारखंड ज्योग्राफी पूरी तरह से ख़त्म। थैंक यू।